नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का बेहद खास एडिशन। 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो गया है और यह चुनाव बेहद खास है। जरूर सुनिए क्यों। बात सर्जिकल स्ट्राइक की भी होगी और नोटबंदी की भी होगी। उधर सियासत का हाल तो ऐसा है कि कोई अपनी साख बचाने में जुटा है तो कोई खोई जमीन तलाश रहा है। लेकिन बड़ी परीक्षा नोटबंदी की है, क्योंकि इस चुनाव को नोटबंदी का फाइनल टेस्ट भी माना जा रहा है। तो क्या वाकई नोटबंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटबंदी हो पाएगी? क्योंकि यह चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब सरकार और विपक्षी दलों के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीएसपी तक हर तरफ सियासी तलवारें खिंची हुई हैं और 5 राज्यों में इसी अग्नि परीक्षा पर आज होगा बेहद खास, बेहद जोरदार आर पार। क्या नोटबंदी पर होगी वोटबंदी? क्या 5 राज्यों के चुनाव में होगा नोटबंदी का फाइनल टेस्ट? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपनी जीत की ताल ठोक रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और पूरी तरह से हमारा संगठन तैयार है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर और पंजाब के अंदर, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारों की वापसी होगी। ये मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक निर्णायक फैसला सिद्ध होने वाला है। कांग्रेस पहले दिन से ही कहती आई है, हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं उत्तर प्रदेश में और तैयार हैं। ये चुनाव ऐसे माहौल में हो रहा है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्ते बेहद तल्ख हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का टकराव, बीजेपी और मायावती का टकराव, नोटबंदी से लेकर अगुस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड तक बीजेपी और कांग्रेस का टकराव। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को सबसे बड़ा दांव मान रही है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार के 30 महीने के कामकाज का चुनाव पर असर पड़ेगा। केजरीवाल तो जो मर्जी बने हो, तो झूठा एक नंबर का है, उसको तो छोड़ो। नंबर 1 इशू ड्रग्स है। 70% से ऊपर ड्रग, हमारे बच्चे ड्रग्स में से गुजरे हैं। कोई फंस गए, कोई नहीं फंसे, कोई निकल गए, ये बातें हो रही हैं। फाइट हमारी भ्रष्टाचार से है, फाइट हमारी नशे से है। आम आदमी पार्टी की फाइट कुरीतियों के साथ है। फाइट उन दोनों पार्टियों के बीच में है, 2nd और 3rd पोजीशन के लिए। कांग्रेस और अकाली दल जो है वो 2nd और 3rd पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। बाकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी के दंगल को विपक्षी दल अपने लिए लॉटरी मानकर चल रहे हैं। हम लोग चुनाव के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी चुनाव आयोग से मांग करी थी कि फरवरी में उत्तर प्रदेश के चुनाव होना चाहिए। 5 राज्यों में होने वाले इस चुनाव में काफी हद तक 2019 की भी राह तय होगी। तो सवाल यही है कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। इसी मुद्दे पर आज होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जिसका आपको बेहद गर्मजोशी से इंतजार रहता है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव का विश्लेषण है। आज मंथन भी इस पे खूब हुआ है। नोटबंदी के फाइनल टेस्ट का विश्लेषण हमने हेडलाइन बहुत सोच समझ के दी है। पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा दांव है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। एसपी में फूट से विरोधियों को लग सकती है लॉटरी। लॉटरी का मतलब होता है कि जब पिटारा खोलेगा तो किसकी लगेगी? बीएसपी की भी लग सकती है और भारतीय जनता पार्टी की भी लग सकती है। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे मैदान में है मायावती। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोला, MY समीकरण में यादवों को तो पता नहीं कहा जाए, लेकिन मुस्लिम मेरी तरफ आए। खुद बोला मायावती ने। बीजेपी का चुनावी ट्रंप कार्ड है नोटबंदी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के चलते वो गांव-गांव तक पहुंचेंगे और वो गांव वोट देने पहुंचेंगे उनके पक्ष के अंदर। चुनाव के नतीजे तय करेंगे 2019 की राह। ये खुद बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह चुके हैं कि 2019 की रणभेरी के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश में जीतना
बेहद जरूरी है। और आज आर पार का बेहद जोरदार एडिशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा, मेरे साथ सुधीन भदौरिया है, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता किशोर उपाध्याय है जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के चीफ है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, नावेद सिद्दीकी है जो कि मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, रामकृपाल सिंह है, कई चुनावी समर देख चुके हैं, और सीएसडीएस से मेरे साथ अभय दुबे हैं क्योंकि हम आपको एक ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे आपसे कुछ मिनटों में। आज आर पार में शुरुआत करते हैं ओपिनियन पोल से ही, क्योंकि कई ओपिनियन पोल आए हैं। उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल कहता है, पहला ओपिनियन पोल एक बात कहता है कि अगर समाजवादी पार्टी टूटी नहीं और इकट्ठे लड़ी मुलायम और अखिलेश, तब 141 से 151 सीटें, बीजेपी 129 से 140 सीटों के बीच में, बीएसपी 93 से 103 के बीच में और कांग्रेस 13 से 20 के बीच में रह सकती है। और अगर अलग अलग लड़े तब की स्थिति ऐसी होगी कि अखिलेश 82 से 92, मुलायम 9 से 15, भारतीय जनता पार्टी 158 से 168, बीएसपी 110 से 120, कांग्रेस 14 से 20। ये लोक नीति सीएसडीएस का सर्वे है जो हमने आपको दिखाया, आपको बताया, ये आंकड़े आपके सामने हैं। और संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं, नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, नरेंद्र मोदी के तिलिस्म से लेकर अमित शाह की चुनावी मैनेजमेंट तक, भारतीय जनता पार्टी 2019 की रणभेरी के लिए 2017 में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। उम्मीदें क्या है आपकी? ओपिनियन पोल कह रहा है आप कुछ भी कर ले, उत्तर प्रदेश में बहुमत से पीछे ही रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अगर आप एक सरसरी नजर भी डालेंगे तो एक बात बड़े स्पष्टता के साथ आएगा, और यहां बैठे सब जो महानुभाव हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी, स्पष्टता एक तरफ है और दूसरी तरफ है अफरा तफरी। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अफरा तफरी बाकी खेमों में कैसे मचा हुआ है। खुद समाजवादी पार्टी जो कि अभी सरकार में है, उसकी अफरा तफरी का आलम यह है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी का चुनाव अब होने वाला है, नॉमिनेशन थोड़े दिन बाद होने वाला है, और मुख्यमंत्री जो है और जो कैंडिडेट है वो यह भी नहीं जानता है कि उनका चिन्ह क्या है और वो चुनाव किस सूची पर लड़ेंगे। जहां तक बसपा का अफरा तफरी है, वो तो देखिए मायावती जी की नर्वसनेस इसी बात से सामने आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद, टिप्पणी के बावजूद मायावती जी आकर जाति और धर्म की राजनीति खुलेआम कर रही हैं, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन कांग्रेस में आज पहली बार ऐसा हुआ कि जिसको कि आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया हुआ था, शीला दीक्षित जी, उन्होंने हैंड्सअप कर दिया है। उन्होंने कहा अच्छा होगा यदि आप गठबंधन कर दें और मुझे इससे मुक्ति दे दें। पहला अटैक मायावती इससे बड़ा हथियार नीचे रखना क्या हो सकता है? संबित पात्रा, चुनावी समर बिछ चुका है और आरोप और प्रत्यारोप खूब लगेंगे, और ये उस दौर में चुनाव आ रहा है जब विपक्ष और सरकार में बहुत तलखी है। मैं आपका रुख करता हूं सुधीन भदौरिया, शिकायतें तो आपको बहुत है मोदी सरकार से, लेकिन अब समय है जनता के पास जाने का। अगर ओपिनियन पोल पे नजर डालें तो किसी भी ओपिनियन पोल के अंदर, किसी भी आंकड़े के साथ जो अभी तक हमारे सामने आए हैं, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे नहीं है। झटका, या आपको लगता है अभी पूरी फिल्म बाकी है, वेट करिए, क्या लगता है आप? और बीजेपी कह रही है आप बौखलाए हुए हैं। देखिए, मैं आपको दो चीजें बतला दूं। सन 1990 से लेके अभी 2017 तक जितने चुनाव और ओपिनियन पोल हुए हैं, बसपा को तो कभी किसी ने गिना नहीं है। और मैं आपको ताजे ओपिनियन पोल हिंदुस्तान के और हमारे जो बड़ा भारी लोकतंत्र का देश है वहां का भी बता दूं। वहां पर टाइम मैगजीन से लेके टाइम वीक मैगजीन ने जिताया था हिलरी क्लिंटन को, जीते वहां डोनाल्ड ट्रंप, यहां जिता रही थी किरण बेदी को, और बिहार में जिता रहे थे मोदी को, और वहां पे पता नहीं चला कहां मोदी चले गए। यहां तो सफाया जी। चलिए ओपिनियन पोल को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, अंदर चुनावी समर में आप जा रहे हैं के खिलाफ। कितना आपका अपना आंकड़ा क्या है? देखिए, आपका अपना आंकड़ा क्या है? सुधीन भदौरिया, भूल जाइए ओपिनियन पोल को, अपना आंकड़ा दीजिए। बीजेपी कह रही है हताश है, परेशान है, तभी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा आंकड़ा लीजिए। बताइए उत्तर सर। प्रदेश के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय एक पार्टी तो अपने आपस में गुत्थम गुत्था कर रही है, एक दूसरे को पटक रही है। आज मैं इटावा, जालौन, उरई इन सब जिलों में घूम के आया हूं, वहां पर इनके लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं, एफिजी जला रहे हैं मुलायम सिंह की और उनके लोग अखिलेश यादव की। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि जो पार्टी आपस में ही लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी, चलिए आपने सपा को आपने आउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की सारी जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। 100 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मर गए, रोजगार दिया नहीं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बहन मायावती जी एकमात्र आशा की केंद्र हैं और 5वीं बार निसंदेह पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगी। मायावती आशा की केंद्र है, मुख्यमंत्री बनेंगी, बसपा स्पोक्स पर्सन का यह दावा। संबित पात्रा, रिएक्ट टू दिस नाउ। मायावती आ रही है, बीएसपी कह रही है। देखिए बौखलाहट इस कदर है कि भारत में चुनाव, देखिए बौखलाहट इस कदर है कि यूपी में चुनाव हो रहे हैं और हमारे प्यारे मित्र सुदेंद्र भदौरिया जी कहां ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के पास चले गए थे। बताइए, इस प्रकार का बौखलाहट होना चाहिए क्या? दूसरी बात क्या बोल रहे थे आप कि लोग बोल रहे हैं कि मायावती जी एकमात्र आशा है। वो तो सर आपके बीच में, सर आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, इतना मत बौखलाइए। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए सर, इतना बौखलाइए मत, आराम से। सर इतना मत बौखलाइए सर, शांत हो जाइए। हमारे बड़े गला खराब मत करिए, बहुत डिबेट करना है आपको, शांति से, ऐसे चिल्ला के नहीं होगा। 30 सेकंड तो दे दीजिए बोलने, चिंता मत कीजिए। आप देखिए भदौरिया साहब अभी कह रहे थे कि मायावती जी एकमात्र। हाँ बोलिए। ओहो सर, शांति से सुन लीजिए प्रभु, शांति से सुन लीजिए। हाँ सुनिए, अभी आप कह रहे थे कि मायावती जी एकमात्र आशा है। अरे पहली बार मायावती जी का पर्दाफाश हो गया है, 104 करोड़ मायावती जी का पकड़ा गया है और उनके भाई के अकाउंट में अलग। आप गरीब लोग काना फुस्सी भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं अच्छा, ये बहन जी तो अपना हम लोग को हमारी हितैषी बताती थी। 104 करोड़ रुपए बीजेपी कह रही है और भाई के अकाउंट में 2 करोड़ दिया हुआ है। बताइए उसका हिसाब दो। नहीं अरे 600 देखिए कितनी बौखलाहट हुई कि तुम तुम्हारे पे आ गए हैं। ये तो इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। अरे भूल जाइए सर, गरीब, मैं बता रहा हूँ आज गरीब लोग तू कर रहे हैं, आज गरीब लोग बोल रहे हैं ये मायावती जी ने दलितों के पैसे को ऐसे उठा था, 104 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रख लिया गरीबों का, अपने भाई के अकाउंट में, अपने भाई के अकाउंट में पैसा भेज दिया गरीबों का पैसा। जैसे ये अच्छी बात, ना ऐसे मत होइए, ऐसे मत होइए, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। मगर नहीं थोड़ा ऐसा ठीक नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हारो चाहे जीतो, ऐसे मत हो। देखिए अच्छी बात नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हार में भी निराशा नहीं होनी चाहिए। नहीं आप बुद्ध भगवान की बात को मानिए, निराशा नहीं। भगवान आप चिल्लाइए, आप हार रहे हो भी निराशा मत होइए, शांत रहिए, बैठिए, ऐसे मत होइए। हमेशा झूठ और क्या झूठ बोला बताइए। 104 करोड़ रुपए पकड़ा गया अकाउंट में, भाई के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए। अब देखिए ये डीमोनेटाइजेशन के बाद से मायावती जी वो जो हार पहनती थी ना, अब जाके फूलों का हार पहन रही है, वरना नोटों का हार पहनती थी। अब जाके नवंबर 8 के बाद से नोटों का हार बंद हुआ है, फूलों का हार पहन रही है। देखिए ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। दोनों छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपको भी 30 सेकंड रुकना चाहिए। हर जगह हाथी खड़े हैं, ऐसे सूंड करके उनकी चिंता करिए क्या होगा। देखिए ये गलत, अगर जी गलत ये अगर तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, सही बहस करें, झूठे प्रचार मत करें। चुनाव में क्या इश्यूज है पर बोले। आप 2000 हाथी खड़े हैं कि नहीं, ऐसे करके बताइए। नहीं आप बताइए 2000 हाथी ऐसे खड़े हैं कि नहीं, बताइए। आपने पैसे खर्च नहीं किए उन पे, जनता के पैसों को ऐसे करके हाथी खड़ा किया, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, पैसों का माला पहना। अब जाके 8 नवंबर के बाद अब जाके फूल के माल पहनने पड़ रहे हैं। ये सब जब सामने आ गया है तो आप ऐसे बौखला रहे हैं। हिंदुस्तान को, गरीब को, किसान को, बताइए कितना लूटोगे। बताइए पकड़ लिया लुटेरों को तो बोल रहे हैं कितना लूटोगे। ममता बनर्जी वहां बौखलाई हुई है, यहाँ आप बौखलाए हुए हैं। ओके
देखिए भदौरिया साहब, आपको 30 सेकंड संबित पात्रा को सुनना चाहिए था आराम से, वो अपनी बात कहते, फिर आप अपना रिएक्शन देते। पात्रा साहब, जब भदौरिया साहब नहीं रुक रहे तो आप भी 30 सेकंड रुक जाइए। तैयार हूं, पर इनकी अनर्गल बात नहीं होगी। इनको बोलिए अपना, आपने इनसे प्रश्न किया उस पर बोले, झूठे आरोप न लगाएं। मैं तो हमेशा अलाउ करता हूं बोलने के लिए, वो सीनियर है हमारे। ओके, संबित पात्रा ने बड़ा आरोप झूठे लगाया। आरोप क्या? ये 2 करोड़ रुपए मायावती जी के भाई के अकाउंट में है, ये सच्चाई है कि झूठा है? बता दीजिए आप। ये तो हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि मायावती जी के भाई के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए। भदौरिया साहब आप जवाब दीजिए। संबित पात्रा, आपका पॉइंट हो गया, भदौरिया साहब जवाब। ये तो गलत बात है। ये क्या उनके भाई के अकाउंट पर चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का? ये देखिए किस तरह का ये दुष्प्रचार चुनाव में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा पे चुनाव हो सकता है। नहीं, आप मायावती जी के भाई आपके पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा नहीं है क्या? वो तो आपके पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा है। ओके, जैसे रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस बोलती है प्राइवेट सिटीजन है, हमारा क्या काम है इससे? वैसे आप बोल रहे भाई से हमारा क्या काम है? आपके पंकजा मुंडे होंगी आपके परिवार में। देखिए ये गलत है, ये इस तरह से करेंगे तो इसी तरह से सुनेंगे। ओके, अब सीज फायर ऑन डिबेट। अब आपने अपनी बात कह ली, बताइए। ओहो, ये गलत है। नहीं, अब सीज फायर ऑन डिबेट। अब मैं भ्रष्टाचार पे बात करना गलत है। ओके, किशोर उपाध्याय, उत्तराखंड में आपकी सरकार है। अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, 5 मैचों की ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आप कितने मैच जीत सकते हैं? 5 राज्यों में चुनाव है, आप कितने मैच जीत सकते हैं? कितने राज्य आप जीत सकते हैं? कांग्रेस कहां खड़ी होती है? किशोर उपाध्याय। अमीश जी, उत्तराखंड में अभी संबित पात्रा जी कुछ कह रहे थे, बड़ा भारी चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए और भाजपा ने पूरा फ्रंट पेज अखबारों में विज्ञापन दिया कि अटल ने बनाया, अब मोदी जी संवारेंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि अब प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ साउथ ब्लॉक छोड़ करके देहरादून में हमारे उसमें बैठेंगे, सेक्रेटरीट में। इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त में प्रतीक लेकर के आ जाती है, कांग्रेस कभी भाजपा से नहीं हार सकती। मुझे याद है 1984 में जब मैं अमेठी में राजीव जी के चुनाव में था, तो उस समय ये 2 जीत करके आए थे और हम तो 44 हैं आज भी लोकसभा में। तो हम कोई निराश नहीं है। हम उत्तराखंड जीत रहे हैं, हम गोवा जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं, हम मणिपुर जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हम कांटे की टक्कर जो तो है 5 में से 4, ये बड़ा दावा। मैं ये बाइट रिकॉर्ड करके रखता हूँ, 5 में से 4। नहीं, मैं अमीश जी बड़ा दावा एक निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस कभी भाजपा से नहीं हार सकती। देखिए, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम कभी विकास के मुद्दों पर नहीं हारे। हम हारे तो भगवान राम से हारे ना। भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने भगवान राम को ले आई। भारतीय जनता पार्टी कभी सांप्रदायिकता को ले आती है, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म को ले आती है, भारतीय जनता पार्टी फिर सर्जिकल स्ट्राइक को ले आती है। अरे हम सेना का सम्मान करते हैं, सेना के साथ तो लड़ नहीं सकते ना। और उसी तरह से इस बार तो उत्तराखंड आइए। आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक है तो उससे जीतना मुश्किल होगा? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, हो सकता है मेरे समझने में गलती हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सेना के साथ नहीं लड़ सकते और नहीं जीत सकते। हम सेना का सम्मान करते हैं, भाजपा की तरह उसका राजनीतिकरण नहीं करते। हम ब्यूरोक्रेसी का भी राजनीतिकरण नहीं करते हैं जो भाजपा करती है। और अभी जैसे समृद्ध जी ने बहुत सी बातें की, मेरे ख्याल से हमको बिलो द बेल्ट हिट ही नहीं करना चाहिए। आप मुद्दों पर आइए, आप उत्तराखंड के चुनाव में हमारे साथ मुद्दों पर आइए, हम बताएंगे आपने क्या किया और हमने क्या किया। बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना चाहिए। बहुत लाख टके की आपने बात बोली, लाख टके की आपने बात बोली। ये तो बड़ी बात। अब रुक करता हूं संबित पात्रा। ये तो गलत बात है। संबित पात्रा, रॉबर्ट वाड्रा इज द मेन टॉपिक, ही इज अबव द बेल्ट टॉपिक सर। नहीं, ये रॉबर्ट वाड्रा को बिलो द बेल्ट टॉपिक क्यों मानते हैं? को भटका देते हैं। नहीं, ये बिलो द बेल्ट टॉपिक कैसे हो गया? भ्रष्टाचार हिंदुस्तान का मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? एक एक करके देखिए। किशोर जी, संबित पात्रा नहीं बोले थे, 30 सेकंड आप उनको सुनिए फिर रिएक्ट करिए। किशोर जी, आप वरिष्ठ आदमी है। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। वरिष्ठ आदमी है आप। ओके, संबित पात्रा 30 सेकंड का मतलब राजनीति में मैं उनसे सीनियर हूँ शायद। बिल्कुल मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आप वरिष्ठ हैं सर। संबित पात्रा 30 सेकंड आपके पास है, फिर किशोर। देखिए, आपने सही कहा अमीश जी कि किशोर जी एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।
मगर याद रखिए किशोर जी भी नाराज हो गए थे हरीश रावत से, और ये हम सब जानते हैं। मैं ससम्मान कह रहा हूं क्यों नाराज हुए थे। किशोर जी का भी कहना था कहीं ना कहीं हरीश रावत जो है उत्तराखंड के राजनीति को सही दिशा में नहीं ले पा रहे थे। तो इन्होंने सोनिया जी को भी पिटीशन दिया, पूरे पार्टी को, खुद जो अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ इस डिबेट में बैठे हैं, इन्होंने हरीश रावत के खिलाफ एक फ्रंट खोला है। जब पार्टी के अंदर ही घमासान हो रहा है तो मैं तो छोटा हूं, ठीक कह रहे हैं, एक्सपीरियंस से भी छोटा हूं, आपके पार्टी में क्या हो रहा है मैं क्या जानूं, मगर आप ही ने हेडलाइन, अखबार के तमाम अखबारों में यह हेडलाइन था कि किशोर जी नाराज, हरीश रावत के खिलाफ खोल दी फ्रंट क्योंकि भ्रष्टाचार से है परेशान। 30 सेकंड हो गया आपके। अखबारों ने लिखा है। तो भ्रष्टाचार के विषय में टॉपिक क्यों नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक ले आते हैं, आप पे आरोप ये है, अब राम मंदिर ले आते हैं, आप पे आरोप ये है, भगवान राम से कैसे लड़ेंगे, यही कह रहे थे किशोर उपाध्याय। सर देखिए, आज किशोर जी किशोर जी ने आज बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे लगता है उनको ही चुभेगी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी राम को ले आई तो हम राम से हार गए। अरे सत्य से हार गए, धर्म से हार गए, मतलब आप लोग कुछ गड़बड़ तो कर ही रहे थे जो आप धर्म से हार गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सेना की बात करते, हम सेना से कैसे लड़ेंगे। अरे कैसे लड़ेंगे, संजय निरुपम तो सारा मिसाइल लेके लड़ने आ गए थे मगर जनता ने उन्हें हरा दिया। आप बताइए, संजय निरुपम लड़ नहीं रहे थे क्या? खून की दलाली आपके वाइस प्रेसिडेंट खुद लड़ रहे थे। और 10 सेकंड में एक बात मैं किशोर भाई से पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड में पूछ लेता हूं, उसका जवाब भी दे दीजिएगा, साथ में जवाब दे दीजिएगा। देखिए किशोर भाई, खुद आप अच्छे व्यक्ति हैं जरूर, मगर आपके वाइस प्रेसिडेंट इन तमाम इलेक्शंस को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज सभी पार्टी के अध्यक्ष, सभी पार्टी के दिग्गज नेता भारत में ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा चुनाव कब होने वाला है, कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा। आप इतना बता दीजिए, आपके उपाध्यक्ष आज यूरोप में क्यों? अगर राहुल गांधी यूरोप में है छुट्टी पे, जवाब किशोर उपाध्याय का टर्न है। किशोर जी आपकी यहाँ बचाव नहीं कर रहे होते। किशोर उपाध्याय, राहुल गांधी यूरोप में छुट्टी पे। मेरे प्रिय मित्र, मेरे छोटे भाई, मैं संबित भाई से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे लिए जिसने जो किया उत्तराखंड के लिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो देहरादून आए, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे और 20,000 हमारे गुजरात के भाइयों को वापस ले गए जब आपदा आई थी। अरे आपदा में राहुल गांधी जी आए, वो केदारनाथ घाटी तक गए, वापस आए, यहाँ प्रधानमंत्री जी से मिले, सब लोगों से मिले, 7,500 करोड़ का हमको पैकेज दिया आपदा से निपटने के लिए। 3,000 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट थी, उत्तराखंड आया। बाकी पैसे का नरेंद्र मोदी जी को पता होगा, वो बाकी पैसा कहाँ गया, एक पैसा नहीं आया है। जब हमको दोबारा जरूरत हुई तो राहुल गांधी जी गौरी कुंड से और बाबा केदारनाथ की धरती वहां तक, मंदिर तक पैदल गए। नरेंद्र मोदी जी आए तो हमको शब्द बांग लेकर के, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो हमको जब आवश्यकता होती है, जब उत्तराखंड संकट में है, जो हमारे साथ खड़ा है, हम उसके आभारी हैं, और जो हम पर विज्ञ बाग चला रहा है उसका फिर जो है। किशोर जी, आपने अपनी बात कह ली। अब मैं 2 पत्रकारों को लेना चाहता हूं, CSDS से अभय दुबे हैं। मैं संबित आपको मौका दूंगा आपकी राय लेने का। मेरे साथ रामकृपाल सिंह है। अभय दुबे, पहले आप, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, लेकिन पंजाब में भी चुनाव है, और पंजाब में अकाली दल बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी भी बड़ी ताकत है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पंजाब के चुनाव में बहुत मेरे ख्याल से पहली बार तितरफा लड़ाई हो रही है। अभी तक क्या होता था कि वहाँ पे अकाली और भाजपा गठजोड़ एक तरफ होता था और कांग्रेस दूसरी तरफ होती थी, तो एक तरह से द्विदलीय प्रणाली नुमा चुनाव चलता था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उसको त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल, तभी ये खास है क्योंकि टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त है। जी जी, सेंटर के लेवल पे। मुझे क्या लगता है कि अगर अकाली दल भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल के शासन के बाद बहुत सी पार्टियों की काफ़ी हो जाती है स्वाभाविक रूप से, और उनके खिलाफ विशेष रूप से एंटी इनकम्बेंसी है, कई कारणों से, हम लोग उन कारणों को जानते हैं। अगर इस एंटी इनकम्बेंसी से नाराज जनता का समर्थन बट गया, अगर एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट बट गया, तो ये भी हो सकता है कि दोबारा फिर अकाली आगे बढ़ जाए। पिछली बार देखिए, मनवीर सिंह बादल की पार्टी ने 5-6% वोट काट लिया था और उसकी वजह से उनको सत्ता में आने का मौका मिला, और 5 साल से वो शासन कर रहे हैं। वरना पिछला चुनाव भी कांग्रेस बहुत ही मामूली वोटों से उनसे हारी थी। तो ये एक खतरा बहुत है पंजाब में। जिस पार्टी को, जिस गठजोड़ को हम कह रहे हैं उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वोट एक तरफा नहीं पड़ा उसके खिलाफ, या तो कांग्रेस को मिले या आम आदमी पार्टी को मिले, अगर एक तरफा नहीं मिला तो फायदा सत्तारूढ़ गठजोड़ को, गठजोड़ को होगा। ये चुनाव केंद्र के लिए
केंद्र की राजनीति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? 10 सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश के क्योंकि चुनाव तो तलवारें बहुत- खींची हुई है विपक्ष देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव तो इतने महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 71 MP जिताए थे। 73 नहीं, दो अपना दल के MP थे। जी जी जी, 71 टोटल 73 गठबंधन के 71 MP जिताए थे। अगर इन 71 MPओं के बदले 200 से ऊपर सीटें भाजपा ने नहीं जीती तो देखिए नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार ढक्कन हो जाएगी। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। उनको जीतना ही होगा। बिना उनके उत्तर प्रदेश में जीते बिना वो 2019 में दरवाजा उनके लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए। मैं इस पर भाजपा को जीतना ही पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आता हूं। मैं रामकृपाल सिंह आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है। आपकी राय में सपा का दंगल चल रहा है और ऐसा लगता है कि सपा अपने दंगल में अलग अलग चुनाव लड़ेगी, मुलायम अलग, अखिलेश यादव अलग। इसका फायदा किसको मिलता हुआ दिखता है? सीधा सवाल आपसे। ब्रेक से पहले ही दे दूं या ब्रेक के बाद? बिल्कुल अभी दीजिए सर, अभी दीजिए। देखिए, मैं जैसा इन्होंने कहा पंजाब के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात यह है, अगर ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं, शक्ति परीक्षण हो चुका है, पूरे देश की जनता ने देख लिया है कि असली समाजवादी पार्टी कहाँ है। अब उसमें डिवीजन होने का सवाल नहीं है, क्योंकि जो एक एप्पल था या संतरा मान लीजिए, वो संतरा पूरा का पूरा एक आदमी के पास चला गया है तो कटेगा क्या? बचा क्या है? एक बात और बता दूं, अंडरवेट, मॉस्क्यूटो वेट और ओवरवेट में कोई कुश्ती नहीं होती है। जो हुआ, अगर ये नहीं होता तो दुविधा थी, तो माइनॉरिटी वोट के सामने दुविधा होती कि अगर ये सख्त परीक्षण नहीं हुआ होता फिर दोनों अलग लड़ते किसी तरह से। लेकिन चूंकि जो सख्त परीक्षण 31 तारीख और 1 को हो गया, उस सख्त परीक्षण ने बिल्कुल बहुत सारी चीजों को बेपर्दा कर दिया। जी जी। और आज अखिलेश 31 के पहले के जो अखिलेश थे आज उससे ज्यादा ताकतवर बन के उभरे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि माइनॉरिटी वोट के बंटने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए समाजवादी पार्टी एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकती है। लेकिन बताऊं अभी आपको, जैसा आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आप कुछ भी हेडलाइन कर रहे हैं, कल कुछ भी हो सकता है। अगर वोट बंटे तो निश्चित तौर पर बीएसपी स्ट्रांग होके आएगी। सपा के नेता हमारे ब्रेक के बाद तो जुड़ेंगे। सपा स्ट्रांग होगी। एसपी से नावेद सिद्दीकी ब्रेक के बाद जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन ब्रेक के बाद 2017 में जो रणभेरी है वो केंद्र के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर होगी निर्णायक बहस। आप देखते रहिए आर पार में बेहद बड़ा और खास शो, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बच गया है और आर पार आपके पास सबसे सटीक विश्लेषण लेकर आ रहा है। आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार के अंदर 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर हमारे पास ओपिनियन पोल है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिचुएशन क्या है, क्योंकि उनके आंकड़े हमारे पास है। उत्तराखंड की सिचुएशन आपको बताना जरूरी है। उत्तराखंड में मौजूदा स्थिति है 70 में से 32 सीटें कांग्रेस के पास है और बीजेपी के पास है 31। लेकिन किसको कितनी सीटें, ओपिनियन पोल कहता है भारतीय जनता पार्टी, जो कि सीएसडीएस और सीएसडीएस का सर्वे है, वो कहता है भारतीय जनता पार्टी के पास 35 से 43 सीटें और कांग्रेस के पास 22 से 30 सीटें। यानी कांग्रेस की सत्ता यहां छिन सकती है और भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ऊपर रह सकती है, 141 से 151 सीटें अगर यूनाइटेड रहती है। भारतीय जनता पार्टी 129 से 140 सीटों के लगभग, कांग्रेस 13 से 20, बीएसपी 93 से 103। और अगर समाजवादी पार्टी टूट जाती है, सपा टूट जाती है, जो टूटने के आसार पूरे हैं, मुलायम अखिलेश अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तब स्थिति खराब होगी समाजवादियों के लिए। अखिलेश 82 से 92, मुलायम सिंह यादव 9 से 15, भारतीय जनता पार्टी 158 से 168 और बीएसपी 110 से 120। यहां भी बीएसपी को फायदा नहीं मिल रहा, यानी पहले पोल में नंबर 3 और इसमें नंबर 2, और कांग्रेस 14 से 20। तो यानी राहुल गांधी जनाब जो छुट्टी पे हैं वो ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत बड़ा गेन नहीं हो पा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तराखंड की सत्ता जा रही है, जो ओपिनियन पोल अंदेशा कर रहे हैं। सीधा रुख करता हूं रामकृपाल सिंह और अभय दुबे का, और फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बाद आता हूं। रामकृपाल सिंह, यह चुनाव केंद्र और विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवारें खिंची हुई हैं। बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी, उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। मैं बात कर रहा हूं मुद्दों की, क्योंकि अभी जो 100 करोड़ का मामला आया है उस पर बीएसपी बहुत ऊपर है। और आम आदमी पार्टी वर्सेस
भारतीय जनता पार्टी तो चल ही रहा है। रामकृपाल सिंह, ओवर टू यू। देखिए 30 सेकंड सर। जिस मौके पर इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपने ऊपर जो सारी हेडलाइन चलाई हैं, मोदी जी ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा जोखिम भरा काम किया है, जो ये नोटबंदी 8 नवंबर को निश्चित तौर पर उसका प्रभाव है, और जो भी होगा उसको मिला करके देखा जाएगा। तो ये चुनाव अगर नतीजे जो भी आएंगे, निश्चित रूप से उसको वो केंद्रीय राजनीति के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, निर्णायक होंगे। निर्णायक अबे दुबे, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना ये है कि नोटबंदी का प्रभाव पड़ा है, सभी लोग उससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन उसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक परिणाम क्या होगा? मेरा क्या मानना यह है कि इन चुनावों का फैसला मुख्य तौर पर सामाजिक समीकरणों के कारण होगा। नोटबंदी का प्रभाव रहेगा, लेकिन वो प्रभाव निर्णायक होगा, केवल उसी के आधार पर मतदाता वोट करेंगे उधर-उधर। एक चीज है, लोक नीति और सीएसडीएस का जो सर्वे हुआ है पंजाब के अंदर, उसके अंदर आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर और अकाली और बीजेपी वापस आ सकते हैं। लेटेस्ट सर्वे ये कह रहा है। मैंने जब आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ही कहा था, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, अगर वो बटेगा तो उसका फायदा तो बट रहा है। हाँ, सीएसडी का सर्वे केजरीवाल के लिए झटका होगा ये। देखिए नहीं, झटका होगा नहीं होगा, अभी 1 महीने की बात है, अभी झटका आराम की बात मत। अगर होता है ऐसा जो आप कहना है कि अगर वोट स्प्लिट होता है तो लाभ अकाली भाजपा गठजोड़ को होगा। मैं भी यही कह रहा हूँ। देखिए 5 सेकंड। हाँ बस, पंजाब में कांग्रेस दिल्ली की कांग्रेस नहीं है, और अगर वो दिल्ली की कांग्रेस नहीं है तो 100% वोट स्प्लिट होगा। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं। नावेद सिद्दीकी का मेरे साथ है। नावेद सिद्दीकी साहब, अगर आप 7 चुनाव लड़ते हैं तो नंबर 1 पार्टी, अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो आप नंबर 2 पे खिसक जाते हैं। ओपिनियन पोल ये कहता है। नावेद सिद्दीकी, क्या आपको लगता है जो घर में सर फटौल है भारी पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी पर? आपने जनता को दरकिनार करा, जनता आपको दरकिनार कर देगी। नावेद सिद्दीकी, नहीं, हमने जनता को कहां दरकिनार किया? आप घर की लड़ाई सुलझा रहे हैं। दरकिनार नहीं किया जनता का, तो हमने पिछले 6 महीने से आप घर की लड़ाई सुलझा रहे हैं। जनता को हमने, देखिए ऐसा है, हमने जनता को सम्मान दिया, जनता ने क्या नाम है, हमने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। हमें पूरा यकीन है अमीश भाई कि हम अपना काम जो है वो कर रहे हैं और जनता अपना काम करेगी। अच्छा ये बता दीजिए, मुलायम प्लस अखिलेश या मुलायम माइनस अखिलेश चुनाव कैसे लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में अखिलेश यादव जी हैं और नेताजी हमारे संरक्षक हैं, और उनकी सरपरस्ती में हम चुनाव लड़ेंगे। आप अखिलेश गुट के, और हमेशा मुलायम गुट के कह रहे हैं कि ये तो जो करा है ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है ही नहीं। कुछ बाहरी लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अमीश, और पार्टी को शिवपाल यादव भारी हो गए, कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव भारी है। हम शिवपाल जी की बात, नावेद भाई शिवपाल यादव भारी है। जानते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव भारी है। इशारा किसकी तरफ है आप जानते हैं, इशारा किसकी तरफ है? नाम ले दीजिए, घबराइए मत, है ना? हमारे यहाँ वार्निंग नहीं मिलती। लेंगे, आप समझते हैं, आप नहीं, आप समझदार हैं। नहीं, हमें वार्निंग से घबराता भी नहीं हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं अखिलेश यादव जी का सिपाही हूं, सुन लीजिए। और हम लोग जो करते हैं काम वो खुलेआम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। पार्टी जो है वो एक पार्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी लोग कुछ पार्टी को तोड़ना चाहते थे। पार्टी को अखिलेश यादव जी ने कहा हम तोड़ने नहीं देंगे, इसलिए वो सामने निकल के आए। हमारे पास MLCs, MPs और सबका हमारे पास सिग्नेचर करके सबने अखिलेश यादव जी को डेलीगेट, रास्ते अलग अलग हो गए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आजकल वो दंगल फिल्म का गाना बहुत मशहूर है, बापू हानिकारक है, तो अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह यादव हानिकारक हो गए। आप लोग जो गाना न चाहे वो चला दें, कम है, समझ लीजिए साहब। नहीं, आप तो खुद आरजे रह चुके हैं। हम डेवलपमेंट पे जाते हैं। आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट तो डेली आपकी पार्टी में हो रही है नावेद भाई। मैं बहुत खुश हूँ आप डिबेट में आ गए, मुझे उम्मीद थी नहीं आएंगे। देखिए उससे आपको भी फायदा है। नहीं, मैं ट्रैफिक जैम में फंसा था, मैं आज तक पे बैठा था, वहां से उठ के सीधे इधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, और ये जी मैं संबित पात्रा का रुख करता हूँ। संबित पात्रा, मुझे देखिए, मुझे स्टूडियो जाना पड़ता है। मैं संबित पात्रा जी की तरह कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ कि मेरे घर वो भी भेज देंगे कि आज तक उधर बैठ गए। मुझे तो सफर करके जाना पड़ता है। संबित पात्रा, SPR डिवाइडेड हाउस आपको बेनिफिट है, SPR यूनाइटेड हाउस आपको बेनिफिट नहीं। जाती थी, एक दिन बिजली चली गई थी, याद है ना? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, मैंने बड़े ध्यान से जो CSDS का आप दिखा, धन्यवाद।
साहब नावेद साहब, देखिए जो CSDS का सर्वे आप तीनों राज्य का दिखाया है, आपने यूपी का भी दिखाया है, आपने गोवा पंजाब का दिखाया और आपने उत्तराखंड का दिखाया। इसमें मैं एक एंगल ऐड करता हूं, गलत या सही आप बताइएगा। देखिए ये जो सर्वे हुआ है वो उस समय हुआ है 50 दिन के अंतराल के समय, जब डिमोनेटाइजेशन का पूरा प्रक्रिया चल रहा था। उस समय जनता को इनकन्वीनियंस थी, तो हम भी मान रहे थे, आप भी, और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जनता को इनकन्वीनियंस है। जब इनकन्वीनियंस अपने चरम पे थी, उस पे भी हम देखिए इस प्रकार का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब तो इनकन्वीनियंस खत्म हो गई, अब वो पेड़ में फल भी लगने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट किए हैं, उसके बाद इसमें भारी परिवर्तन आएगा। और आज फल तो मिलेगा 11 मार्च को, फल मिलेगा सर, फल तो 11 मार्च को मिलेगा, फाइनल रिजल्ट तो 11 मार्च को आएगा। नावेद सिद्दीकी कुछ कह रहे हैं। तो आप देखिएगा, हम सपा से बहुत आगे रहेंगे। पंजाब में तो आपने, उत्तराखंड में तो आपने हमारी जीत दिखाई है, उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। ओके, रिकॉर्ड तोड़ जीत। ओके, पर्सपेक्टिव नावेद सिद्दीकी, रिस्पॉन्ड टू दिस। आपकी फूट का बड़ा फायदा बीजेपी जी। देखिए नहीं देखिए, ऐसा है, ख्वाब देखने का हक सबको है, ऐसी बात नहीं है। देख रहे हैं तो अच्छा है, ख्वाब देखें। ख्वाब इन्होंने जनता को भी दिखाए थे, उसके बाद कुछ किया नहीं। लेकिन एक गालिब का बहुत खूबसूरत शेर है अमीश, कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अच्छा, आपके तो देखिए, नोटबंदी की बात आज नहीं होती, मुझको शेर सुना रहे हैं। नोटबंदी का जिक्र जो है वो डिरेल करके ये कहीं भी रैली में जा रहे हैं, मोदी जी नोटबंदी का जिक्र नहीं हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं अमीश कि क्या माहौल है, जनता किस कदर आक्रोश में है, किस तरह गुस्सा रख रही है बीजेपी। संबित पात्रा, मजा हंसी में बड़ी बात क्या है, नोटबंदी को छुपा के रखा जा रहा है। आपको लग रहा है नोटबंदी के रिजल्ट्स वैसे नहीं है जैसी आपकी उम्मीद थी? भाई जनता तो अपना बदल नहीं पा रही है। अब संबित भाई के बदल गए, वो बात दूसरी। जवाब 20 सेकंड पर, 20 सेकंड मतलब मैं आपको बता रहा हूं सर। सुबह टीवी ऑन कर दीजिए, रात तक नोटबंदी ही नोटबंदी बात चल रही है। कौन छुपा के रख रहा है नोटबंदी को? अच्छा, नोटबंदी को छुपा के रखने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो वो बसपा और सपा ने किया है। बसपा तो रंगे हाथ पकड़ी गई, सपा में नोटों के कारण ही लड़ाई हो रही है। ये जो पिता पुत्र चाचा भतीजे में लड़ाई देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? गुलाबी नोट पकड़े जा रहे हैं संबित भाई, गुलाबी नोट में बीजेपी वालों का नाम क्यों आ रहा है, आप ये बताइए। ओके, गुलाबी नोटों में बीजेपी वालों का नाम क्यों आ रहा है? आप तो बोल रहे थे बीजेपी वालों को प्रधानमंत्री ने पहले से बता दिया है। नहीं साहब, आप तो मतलब राहुल जी तो बोल रहे थे कि तो पहले से प्रधानमंत्री ने सबके कान में बता दिया है। फिर कैसे हो गया? फिर दोनों चीजें कैसे बोल रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज ये पिता पुत्र और चाचा जी में जो लड़ाई हो रही है वो तिजोरी की चाबी के लिए हो रही है? ये सच्चाई है या नहीं, बता दीजिए। 20 सेकंड में नावेद सिद्दीकी, 20 सेकंड। तिजोरी के लिए कोई नहीं हो रही, तिजोरी के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही है। नहीं देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। सुन लीजिए, उनके नेतृत्व में होगा। आप दूसरे की खिड़की में झांकना छोड़ दीजिए कि लड़ाई क्यों हो रही है। दूसरे की खिड़की में झांकना छोड़ दीजिए। नहीं, आप तो बात ही नहीं है। नावेद सिद्दीकी, ये कमरे के अंदर लड़ाई हो रही है जो खिड़की से झांकना पड़े। लड़ाई तो खुले मैदान में हो रही है, लड़ाई तो लाइव कैमरा में हो रही है। मैं भदौरिया साहब को रुख करता हूँ। भदौरिया साहब गुस्से में रहते हैं लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं। अपने आप जी, गुस्से में रहते हैं लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की कुछ तो वजह होगी। देखिए, मैं चाहता हूं भदौरिया साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सपा के घर में जो सिर फटा हुआ है, उसका फायदा बीएसपी को कितना मिलेगा? झूठे मुख्यमंत्री हैं। देखिए, शिवपाल जी ने सम्मेलन में शिवपाल जी ने मुलायम सिंह जी की मौजूदगी में कहा कि ये झूठे मुख्यमंत्री, उनके हाथ से माइक छीन लिया। वहां पर नीचे एक मुस्लिम विधायक था, उसको पीटा गया। फिर शिवपाल जी ने यहाँ पर मंत्री को इस बार रक्षाबंधन में राखी किसको बांधी जा रही है? एक दूसरे के पुतले फाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। इनके घर में तो ऐसा युद्ध लग रहा है जैसे राखी बांधेंगे कि नहीं? बड़ी भारी विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। और खूब आप डायरेक्ट कहिए सर, मैं बीच में नहीं हूँ, आपका आर पार है, करिए, निपटिए सर। ये चुनावी संग्राम है, आप एक दूसरे से निपटिए। मैं आपको स्क्रीन देता हूँ अगले 1 मिनट के लिए, आप दोनों को निपटिए, आप दोनों, बीएसपी और एसपी। देखिए अमीर, ये बताइए, रक्षाबंधन भी अब आएगा,
उनका अब ये बताइए बताइए क्या क्या बोलिए, राखी थोड़े बांधी दिन जा के रही है इस अंदर बार? हथगोले फेंकेगा, इनसे ये पूछ लीजिए कि गोलियां शायद राखी बांधने चलाएगा। की तैयारी और है क्या? अभी इन्होंने नया भाई जो बनाने की पहले ये तैयारी है दूसरों क्या? के घर कब्जा किया करते थे, अब ये एक दूसरे के दफ्तरों पर जवाब सुन कब्जा लो, कर जवाब रहे सुन लो हैं। सर, पूरा सर अब देश जवाब देख सुन रहा है लो। कैसे मैं दफ्तरों देखिए पर कब्जा ऐसा किया नहीं है। चलेगा, वन साइडेड नहीं। नावेद सिद्दीकी की टर्न है, नावेद सिद्दीकी 20 सेकंड में जवाब दीजिए सुदीन बुतरिया को। नोटबंदी के हमारे ऊपर इल्जाम लग गया, लेकिन नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा एक जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि जो जन्मदिन आ रहा है उसमें माला कैसे पहनाई जाएगी? नोट तो बंद हो चुके थे, अब नए नए करारे करारे गुलाबी नोट कहां से लाएंगे इतने? देखिए तो पहले इसका आज जवाब दे मान भदौरिया गए, साहब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मान गए कि नोटबंदी से फायदा है। आपके तिजोरी में बंद आप है। देखिए मान गए ना, आज दोनों पार्टी मान गए कि फायदा है अभी नोटबंदी अभी से। जरा ना बुआ बबुआ और ना बबुआ बुआ को लड़ने इस बार दो। अभी जरा बुआ और बबुआ को लड़ने ना दो। ना ना बबुआ ना बुआ, याद रखिए सुन इस लिया, बार अरे ना आप बबुआ सुनिए, ना बुआ, हम तो उनसे पूछ इस रहे बार हैं। केवल विकास, ना हम तो बबुआ उनसे ना पूछ बुआ, रहे हैं। केवल देखिए, विकास की हम कहानी तो- होगी। हाँ, विकास कैसा करेंगे आप? ये वही जो 2.5 साल में किया है आपने अभी तक। चलिए, सिर्फ चलिए, स्वच्छ चलिए, भारत, गांधी लेकिन- गांधी अमीश एक मिनट, सर, अमीश पहले- अमीश एक मुझे मिनट नहीं कंप्लीट है करने मेरे पास दीजिए सर, प्लीज। 5 सेकंड मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के चीफ कांग्रेस के बने हुए हैं, उनसे एक सवाल पूछना जरूरी है। उत्तराखंड में आपकी सरकार खिसक सकती है, ओपिनियन पोल कह रहा है, आपका रिएक्शन क्या है? 15 सेकंड में जवाब। नहीं, वो मुझे जो आपका ओपिनियन पोल है 2000 में जब हम एक भी विधायक नहीं था हमारा विधानसभा में, तभी इसे देख के ओपिनियन पोल आए थे और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। आप खारिज इस करते हैं? समय कांग्रेस, मैं बिल्कुल खारिज करता हूं और हम खारिज सकारात्मक करते हैं, मुद्दों पर आपको चुनाव में उम्मीद जा बड़ी रहे है। हैं। उत्तराखंड, चलिए, आप कह रहे हैं कि आप आएंगे बिल्कुल, उत्तराखंड के बिल्कुल। अंदर, आप तो 5 में से 4 राज्य गिन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, अंतराल ले रहा हूं, लेकिन विश्लेषण और निष्कर्ष का दौर होगा ब्रेक के बाद, यानी महा कंक्लूजन होगा ब्रेक के बाद, क्योंकि आर पार में चुनावी बिगुल बजा है। तो जबरदस्त विश्लेषण के लिए, कंक्लूजन के लिए, निष्कर्ष के लिए तैयार रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और एंड में निष्कर्ष होता है, और आज का निष्कर्ष जो है वो विश्लेषण से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि ये नोटबंदी का फाइनल टेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बात हो रही थी विकास की, और उससे पहले बात हो रही थी भ्रष्टाचार की। तो विकास और भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रणभेरी बच चुकी है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस चुनाव के अंदर मोदी सरकार के 2.5 साल के बाद, 2.5 साल के काम पर तो आकलन होगा ही, लेकिन साथ साथ आकलन होगा विपक्ष का भी, कि विपक्ष कितना मजबूत हुआ है और कितना कमजोर हुआ है। लेकिन जो शुरुआती ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड और पंजाब में बीजेपी और उसके गठबंधन दलों की वापसी होगी, और उत्तर प्रदेश में सपा की टूट बहुत कुछ डिसाइड करेगी। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।